नहीं, ये बिल्कुल आंदोलन की आम भाषा होती है कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। बहुत बढ़िया है सर। सर देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ भाटी जी। भाटी जी, अक्सर आपसे सहमत होती हूँ कई बातों पर, ये आपको आम भाषा लग रही है आंदोलन की। वाह वाह। और वारिस साहब हंस रहे हैं। वारिस साहब कह रहे हैं यही है। वारिस साहब, आपको यही आंदोलन की भाषा लग रही है। दिखा देंगे, बता देंगे, सड़क पर उतर आएंगे, ये आम भाषा है। लोग अरे सरकार में गुस्सा है, लोगों के दिल में दिमाग में जमीनें खा रही है। सुचरिता जी आगे आगे भाटी जी, आ रही गुस्सा आपके अंदर रहेगा ना कि मेरा घर को कैसा खा सकता है। गुस्सा तो बहुत लोगों में। ये आपका मतलब ये है, गुस्सा हो तो सड़क पर उतरकर धमकी देना शुरू कर दो, फिर क्या बता देंगे, क्या दिखा देंगे। सर दिस इज नॉट डन। इस समय आप संविधान भूल जाते हैं, इस समय आप देश का कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाते हैं, अपने कन्वीनियंस से संविधान को उठा लेते हैं। कामयाब प्रोटेस्ट को किस तरह से बेकामयाबी का रंग देना ये आप कर रहे हो। कामयाब प्रोटेस्ट है पूरी तरह से, तो आपको मिल गया बस एक पॉइंट, धमकी दिया। अरे नहीं, धमकी, वार्निंग, ये तो सब बीजेपी का काम है ना। ये करेंगे तो देश में तो पाकिस्तान भेज देंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे, एक धक्का और दो देश के गद्दारों को। ये सब धमकी बोला जाता है सुचेता जी। ठीक है, ये धमकी है। अपना हक मांगना, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट करने को धमकी नहीं। नो सर, वारिस साहब, ये संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट जरूर हो सकता है, लेकिन धमकी होती है। मैं इस पर, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई भी, और मैं तो हैरान हूँ आज भाटी जी भी आपके समर्थन में है कि धमकी नहीं है, आम भाषा है, ये आंदोलन की आम भाषा है। सर ऐसी आम भाषा हर कोई इस्तेमाल करेगा तो सब लोग सड़क पर उतरकर ऐसी तैसी करने की बात करने लगेंगे, फिर तो ये आम भाषा है सर। फिर तो धमकी से हमें किसी को डरना नहीं चाहिए भाटी जी। मैं इस पर मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। कंप्लीट करिए भाटी जी, फिर मैं फैज साहब के पास जाऊंगी। कृपया केवल 30 सेकंड। हाँ बोलिए फैज साहब। में टोकें। देखिए, हम पत्रकारिता का जब इतिहास पढ़ते हैं तो पत्रकार हमेशा जन आंदोलन के समर्थन में रहा है, और जो बड़े बड़े पत्रकार जो पत्रकारिता में आदर्श माने जाते हैं वे सब आंदोलनकारी थे, उन्होंने खुद आंदोलन किए। लेकिन आज ये भारत देश में स्थिति ये हो गई है कि पत्रकारिता, मीडिया हमेशा आंदोलन के खिलाफ खड़ा होता है। ये आम मुसलमान नहीं है। ये जब भी मीडिया ये कह रहा था, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, ये आम किसान नहीं है, ये बिके हुए हैं, भाड़े के हैं, विदेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। ये पता नहीं क्या आज की पत्रकारिता को हो गया है। नहीं भाटी जी, बड़ा स्टैंडर्ड सा टेक है। डिबेट कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, पत्रकारिता पर आपका एक बार जरूर आएगा, ये अब सबको सब जान चुके हैं। तो सर ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट हो गया आपका, इसको थोड़ा सा बदलिए आप। हर मुद्दे पर आप पत्रकार पर जरूर हमला करने लग जाते हैं, ये सही नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा, एक मिनट रुकिए, मैं डिबेट को डिरेल नहीं कर रही। जरूरी है बोलना, क्योंकि आज का पत्रकार ठीक है, आपको लग रहा है हम गलत बोल रहे हैं। मैं एक बार, फैज साहब आप आए उससे पहले हमने एक पूरा एक रिपोर्ट चलाई जिसमें सारे जो लोग वहां जुटे हुए थे उनसे हमने पूछा है। सुनिए ना भाटी साहब, हमने उनसे पूछा कि भाई क्यों जुटे हैं आप वक्फ के लिए, तो किसी को वक्फ बिल नहीं पता है, किसी को ये नहीं पता प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किसी को ये भी नहीं पता है कि सरकार से आपत्तियां क्या है, लेकिन वो वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ सर, ये आग लगाने वाली तरकीब है। ऐसे आप आ जाए जंतर मंतर पर और लोगों को भड़का रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुचरिता जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ लोगों को देखा, टेलीविजन चैनल लगातार देख रहा था जैसे आप बता रही हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें बोलने से मना किया गया है, यानी कि जो लोग मंच पर चढ़कर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाह छीन ली जाएंगी, खानकाह छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, भड़का रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। नीचे जो ऑडियंस है उनको बोल के रखा गया है, तुम मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलोगे, ऐसा वहां खड़े हुए लोग कह रहे हैं। और उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं है। भैया पोस्टर क्या है, वक्फ का क्या मतलब होता है नहीं पता, क्या सुधार आ रहा है नहीं पता। यही स्थिति जो शाहीन बाग में थी वही स्थिति अभी भी है। ये एक बात अभी शहजाद भाई जो कह रहे थे, वक्फ शब्द का उल्लेख है क्या कुरान शरीफ में? बिल्कुल नहीं है। अल्लाह की राह में खर्च करने की बात की गई है सूरह आले इमरान में और सूरह बकरा में, लेकिन वक्फ स्पेसिफाई ये शब्द कहीं नहीं आया है। ये बिल्कुल कुरान के हिसाब से भी बात है, संविधान के हिसाब से भी बात है कि इसका रेगुलेशन होना चाहिए।
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत उमर को यही निर्देश दिया था कि अल्लाह की राह में खर्च करो, और वो सही तरीके से गरीब मिस्कीनों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसका ख्याल रखो। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये इसी बात का ख्याल रखने के लिए है। और किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट किया है कि उन पर यह आरोप लगाया गया, शर्म की बात है कि तुम बुद्धिस्ट हो इसलिए वक्फ पर नहीं बोलो, लेकिन किरण रिजिजू जी ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं एक बुद्धिस्ट होकर संसद में खड़े होकर मुसलमानों के हक की बात कर रहा हूं, और मुसलमानों तक ये हक पहुंचेगा, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा। कोई भी जो ये दलाली जो लोग कर रहे हैं वक्फ की, यानी कि किराया आना चाहिए 50,000 मेन रोड में दुकान है, दे रहे हैं 50 रुपए, अब इनके चंगुल से वक्फ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये क्या यही कर रहा है क्या? यही कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है? इन लोगों के पास कब्जे में सारी जमीनें हैं, वक्फ की भूमि पर ये खुद कब्जा बैठे हुए, इसलिए धमकी क्यों दे रहे हैं? ये मोहम्मद अदीब धमकी दे रहे हैं सीधा, क्या हश्र होगा देख लेंगे। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये धमकी है, मैं तो खुलकर कहती हूँ। और मीडिया अपनी सही भूमिका निभा रहा है, बिल्कुल न तीर निकालो न तलवार निकालो, हो तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो। ये गुंडे जैसे तत्व हैं जिनके सामने मीडिया डट कर खड़ा हुआ है। राशिद शरीफ साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए सिर्फ फैज खान नहीं है, कई और मौलानाओं ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कॉम्प्रोमाइज है, ये प्रदर्शन कॉम्प्रोमाइज है। तो उन्हें जवाब दीजिए, आम मुसलमान को जवाब दीजिए, बाकियों को तो बाद में जवाब देंगे आप। नहीं मैडम, बिल्कुल जो आज जंतर मंतर पे बैठे हैं लोग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग बैठे हुए, AIMIM के लोग बैठे हुए हैं, कोई छोटे लोग नहीं हैं लोग। हाँ, जो देश के हैं सो बहुत ही इज्जतदार जमात उलमा है, और समाजवादी पार्टी के लोगों को भी देख रहा हूँ मैं वहाँ पे जो बैठे हैं। मैडम, ये मुस्लिम, ये प्रॉपर्टी अल्लाह की है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, और ये इनके बंदों के लिए आगे अगर कुछ गलत है तो बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को बुलाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट बुला के बात करिए उनसे, भाई ये खामियां हैं, इसको दूर करिए। ये बोर्ड बिल लाने की ये 370 क्या पब्लिक को मालूम है? ट्रिपल तलाक क्या पब्लिक को मालूम है? महाकुंभ के मेले में मुसलमानों को रोके क्या पब्लिक को मालूम है? होली से दूर रखे मुसलमानों को, वहाँ के बाजार लगाने नहीं दिए, वहाँ पे दुकान कारोबार लगाने नहीं दिए, क्या वो दूर है? मैं इसके लिए लगाकर आया हूं, मेरा वीडियो है, इस वजह से ऐसे आप मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, उनके कारोबार खराब कर, उनके कारोबार खराब कर रहे हैं, उनकी कमर पे मार रहे हैं। और सबसे विचार सुचरिता जी, हम लोग डेलीगेशन लेकर गए थे, 6 महीना साल भर तक सुझाव दिए जा रहे हैं, ये कहते बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं, अंदर ओवैसी को लोग धमकियां देते हैं, हम भी बैठे थे वहां पर, हमको धमकियां दी गई, हमको बोलने नहीं दिया गया, जानबूझकर वो लोग चिल्लाकर हमारी स्टेटमेंट को रोकते थे वहां। अगर उनके, अरे कामुल भाई मौलाना, सरकारी मुसलमान, सरकारी मौलाना है तुम नहीं, अरे क्या सरकारी मौलाना, यही करते रहो आप लोग, हड़पते रहो आप लोग, धमकियां देते रहो। कोई हक और ईमान की बात करे तो उसको सरकारी मौलाना बोल दो, हक और ईमान की बात करो, अब आपकी नहीं चलेगी, वो धंधा अब खत्म हो गया है। हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की, सरकारी मौलाना क्या होता है?